भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस धरती के सपूत आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्रीमान कलराज जी, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, श्रीमान अमित भाई शाह, श्री रामेश्वर चौरसिया, श्री त्रिवेंद्र जी रावत, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, श्रीमान रमापति जी, श्रीमान सूर्य प्रताप जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और काशी क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए इस विशाल जनसागर को मैं नमन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव आने से पहले चुनाव का ऐसा माहौल बना हो, ये शायद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जीवन की ये पहली घटना है। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल चुनाव आते समय सक्रिय हो, ज्यादा सक्रिय हो, आरोप प्रत्यारोप हो, जनाधार बढ़ाने के प्रयास हो, ये तो होता है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता जनार्दन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। ऐसा और मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव कोई दल लड़ने वाला नहीं है। 2000 चुनाव का नेतृत्व कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है। 2014 का चुनाव इस देश की जनता लड़ने वाली है, इस देश का हर एक मतदाता लड़ने वाला है। भाइयों बहनों, गंगा मैया
जब जब हिंदुस्तान की चर्चा होगी, भूतकाल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? भाइयों बहनों, गंगा का शुद्धिकरण छोड़िए, कम से कम इस धन से, इन योजनाओं से उसमें जो निरंतर गिरावट आ रही है उसको तो रोक पाते। लेकिन भाइयों बहनों, ये नहीं हुआ। यूपीए सरकार ने बड़े उत्साह उमंग के साथ गंगा शुद्धिकरण के लिए एक योजना बनाई, बहुत प्रचार किया, लोगों को भी लगने लगा अब कुछ होगा, भरोसा हुआ, उनको सत्ता पर भी बिठा दिया। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, और आज गंगा मैया की इस पवित्र धरती से मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि 5 साल में 3 मीटिंग करने के सिवाय ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मैं दिल्ली की सरकार को आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी को आग्रह करता हूं, जरा देश के सामने आप बारीकियों के साथ देश की जनता को हिसाब दो, देश की जनता को जवाब दो कि राजीव गांधी के जमाने से गंगा के नाम पर वोट मांगे गए हैं, गंगा शुद्धिकरण के नाम पर देश के सामने आपने अपनी एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया है। गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए देश की तिजोरी से निकाले गए हैं। देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, और देश ये भी जानना चाहता है किस किस के लिए किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अकेले गंगा के मुद्दे पर
मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, गंगा के नाम पर जो देश के नागरिकों को मूर्ख बनाया गया है, उनको अंधेरे में रखा गया है, उनके साथ चीटिंग हुआ है। क्या भाइयों बहनों, गंगा जैसे पवित्र काम में भी इस प्रकार का पाप करने वाले लोगों को फिर से सरकार बनाने देनी चाहिए? मुझे पूरी ताकत से बताओ भाइयों, जिन्होंने गंगा के साथ खिलवाड़ किया उन्हें सरकार देनी चाहिए, जिन्होंने गंगा को अधिक बर्बाद किया उनको सरकार देनी चाहिए। ये देश उनको दे सकते हैं? अरे जो गंगा नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभाल सकते हैं भाई? भाइयों बहनों, आप ये गलती मत करना कि गंगा अशुद्ध होने का कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश में से जहां से गंगा बह रही है वो इलाका है। मित्रों, गंगा के शुद्धिकरण के लिए पहले दिल्ली को शुद्ध करना पड़ेगा, लखनऊ को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा शुद्ध होगी। इन लोगों के रहते हुए, इन लोगों के बैठते हुए गंगा के शुद्धिकरण की कोई संभावना नहीं है। आजकल लोग मुझे सवाल पूछते हैं, विशेषकर से जो कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं, किसी भी हालत में कांग्रेस बची रहे, कांग्रेस बचेगी तो उनकी दुकान चलती रहे। ये कांग्रेस के जो रक्षक है वो आजकल सवाल करते हैं कि मोदी जी ये तो बताओ आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा पूछते हैं। कांग्रेस ने तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आप क्या करेंगे? ये सब पूछते हैं। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। और जिनके मन में ये सवाल है, जो मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, उनसे मेरी प्रार्थना है, एक दिन निकालिए, एक दिन गुजरात आइए, अहमदाबाद की धरती पर आइए, साबरमती के किनारे पर जाकर के खड़े रहिए। और आज से 10 साल पहले का साबरमती नदी का रूप एक गंदी नाली बन गई थी। महात्मा गांधी के साथ जो साबरमती नदी का नाम जुड़ा था, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। हर गली मोहल्ले में साबरमती की बात होती थी। आजादी के आंदोलन के साथ साबरमती जुड़ी हुई थी, लेकिन वो साबरमती गंदी नाली के सिवा कुछ नहीं बचा था। आज जाकर के देखिए, शहर के बीचों बीच शुद्ध नर्मदा के जल से साबरमती नदी लबालब भरी है और साबरमती बह रही है। भाइयों बहनों, आपको भरोसा है? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको भरोसा है? अगर साबरमती शुद्ध हो सकती है तो गंगा शुद्ध हो सकती है। साबरमती का कल्याण हो सकता है तो गंगा का कल्याण हो सकता है। अगर साबरमती गुजरात का जीवन बदल सकती है तो गंगा हिंदुस्तान का जीवन बदल सकती है। भाइयों बहनों,
हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हम वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं, इरादे लेकर के आए हैं। देश वादों से उब चुका है। देश ने बातें बहुत सुनी हैं, उपदेश भी बहुत सुने हैं। अब तो देश को धरती पर सच्चाई उतारने का इरादा है और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, हम वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं और इरादे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के बिना किसी दल की सरकार नहीं बन सकती। भाइयों बहनों, ये सोच उत्तर प्रदेश का अपमान है। क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सिर्फ सांसदों का नंबर बढ़ाने के लिए है? क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सरकारें बढ़ाने के लिए है? भाइयों बहनों, मेरी सोच इतनी सीमित नहीं है। सवाल सरकार का नहीं है। अगर हिंदुस्तान को भी स्थिरता चाहिए तो उत्तर प्रदेश के बिना नहीं आ सकती है। अगर हिंदुस्तान को विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास हुए बिना हिंदुस्तान का विकास असंभव है। हिंदुस्तान में अगर बेरोजगारी मिटानी है, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिटाए बिना हिंदुस्तान की बेरोजगारी मिट नहीं सकती है। अगर हिंदुस्तान भूखा है, अगर उत्तर प्रदेश ये गंगा यमुना के पट, ये अगर हिंदुस्तान का पेट नहीं भरते तो हिंदुस्तान की भूख कभी मिट नहीं सकती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को सिर्फ सांसदों की संख्या के साथ न जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत की धरोहर बन सकता है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ा ताकतवर इंजन के रूप में देश के सामने उभर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश राजनीति के खेल का मैदान नहीं है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की भलाई के लिए सबसे बड़ा उर्वरा भूमि है। यह हमारी सोच है। भाइयों बहनों, मुझे यहां के लोगों की शक्ति पर भी भरोसा है। यहां के नागरिकों की शक्ति पर मुझे भरोसा है। यही तो उत्तर प्रदेश के लोग
आप ही के तो पूर्वज, आप ही के तो पुरखे इसी भूमि पर राम राज्य बनाने का काम आप ही के पुरखों ने किया था। अगर जनता ठीक न होती, अगर लोग बराबर न होते, अगर लोग सामर्थ्यवान न होते, तो इस धरती पर कभी रामराज नहीं होता। भाइयों बहनों, राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। आप उस विरासत के धनी हो, फिर भी मुसीबत क्यों है? मुसीबत इसलिए है कि आपने सही सरकारें चुनी नहीं है, आपको सही नेता मिले नहीं हैं। जिस दिन आप सही सरकार चुनोगे, जिस दिन आप सही नेता चुनेगे, तो ये जनता की शक्ति ये राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है। भाई, भाइयों बहनों, मेरा उत्तर प्रदेश का किसान, अकेला उत्तर प्रदेश का किसान अगर एक बार ठान ले, अगर उत्तर प्रदेश का किसान एक बार ठान ले, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में इस देश के किसान ने ठान लिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और यही मेरे देश का किसान जिसने हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे, यही धरती, यही किसान, यही परंपरा, लेकिन सही नेतृत्व ने आवाहन किया, यही मेरे किसान ने हिंदुस्तान का भंडार भर दिया था। भाइयों बहनों, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन सरकारें ऐसी बनी हैं, देश ऐसे चल रहा है, आज यूरोप का पेट भरने का सामर्थ्य रखने वाला किसान आज दुर्भाग्य से खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? मेरा किसान धान की खेती करे, धान पैदा करे, दिन रात मेहनत करे, उसके मन में एक भाव हो, इस मेहनत से पका हुआ धान किसी गरीब के पेट में जाएगा, किसी गरीब की जिंदगी को बदलेगा, उसके आशीर्वाद मिलेंगे, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इसके दिल में रहता है। किसान जब खेती करता है तो उसके मन में रहता है, कोई जीव मात्र, सिर्फ इंसान नहीं, पशु पंखी भी भूखे न रहे, इसलिए किसान पसीना बहाता है, मेहनत करता है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी मेहनत करके धान पकाने वाला किसान जब टीवी पर देखता है, अखबार में पढ़ता है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर पका पकाया धान पानी में भीग रहा है, सड़ रहा है, भाइयों बहनों, वो सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है ऐसा नहीं, किसान के दिल को चोट पहुंचती है। भैया,
आपके सारे नारे मुझे पहुंच गए, मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों प्लीज प्लीज, आपके प्रेम के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आप थोड़ा संभालिए दोस्तों। अब इतना बड़ा मैदान भी छोटा पड़ गया, क्या करे भैया। भाइयों बहनों, किसान जब धान पैदा करता है, उसको संतोष उसके जेब भरने से नहीं होता है। उसके जेब में कितने रुपए आए, इससे किसान को संतोष नहीं होता है। उसको तो संतोष तब होता है कि इसने कड़ी मेहनत करके जो धान पैदा किया है, वो धान गरीब के काम आया कि नहीं आया, तब जाकर के उसको संतोष होता है। ये भावना, किसान के दिल की बात, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार समझ नहीं पाती है। वो सिर्फ कागज पे हिसाब किताब करने वाले लोग किसान की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण धान के भंडार पानी में भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं। और भारत की सुप्रीम कोर्ट हुक्म करती है कि ये धान गरीबों को बांट दिया जाए। दिल्ली की सरकार धान को सड़ने देती है, लेकिन गरीबों को बांटने से इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इनकार कर देती है। भाइयों बहनों, और बाद में क्या करती हैं? जिस किसान ने पसीना बहा करके धान पैदा किया, उसको 80 पैसे के दर से शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। शराब बनाने वालों को। क्या मेरा देश का किसान, उसको पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी भाइयों? इसके दिल को चोट पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी? मैं हैरान हूं भाइयों। क्या कोई देश के ऐसे शासक हो सकते हैं जो गरीबों की मेहनत, किसान की मेहनत, उसको इस प्रकार से शराब बनाने के लिए उसको लगा दें? ये किसानों का अपमान है, धरती पुत्रों का अपमान है, और साथ साथ हमारे देश के गरीबों की मजाक है। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं तो ये माला जपने लग जाते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं, जब एग्जाम आती है ना, तो दिन में 4 बार भगवान को सर टेक के आ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज एग्जाम है, पेपर देने जाना है, जरा भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। माला जपते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। एग्जामिनेशन के हॉल पर बैठते हैं, वहां भी अपनी बेंच पर 10 बार भगवान का स्मरण करते हैं, और उसके बाद पेपर खोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी जब चुनाव आता है तो माला फेरने लग जाती है। गरीब 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 गरीब, और मन में सोचती है एक बात, इनके आशीर्वाद मिल जाए, नैया पार हो जाएगी। भाइयों बहनों, इनके दिल में गरीबों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम होता, आदर होता, सीने में थोड़ा दर्द होता, तो आजादी के इतने सालों के बाद एक ही परिवार के पास 45 साल तक सरकार रहने के बाद हिंदुस्तान के गरीब की यह हालत न रहती। अगर गरीबी का कोई एक दोषी है तो एक परिवार दोषित है भाइयों। एक परिवार ने देश को, गरीबों को तबाह करके रखा हुआ है भाइयों बहनों, और ये उनकी मानसिकता में झलकता है। भाइयों बहनों, हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है।
क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। मैं तो हैरान हूं, गरीबों के प्रति इनके दिल में नफरत कितनी है। एक नेता तो कह रहे हैं यूपीए के, चाय बेचने वाला, भैया बहनों मुझे बताइए, चाय बेच करके मेहनत करके गुजारा करना गुनाह है क्या? पाप है क्या? ईमानदारी से मेहनत करके खड़े होना ये कलंक है क्या? मैं हैरान हूं, ये गरीबों की बात करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अगर देश की जनता आशीर्वाद दे तो खेत में मजदूरी करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको मेरे संस्कारों के आधार पर कहना चाहता हूं, हमें चाय बेचना मंजूर है, हमें देश बेचना मंजूर नहीं है। क्या आप गरीबों की इस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं? आप गरीबी किस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं? और उनके एक नेता तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक मन की अवस्था होती है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। उन्हें क्या मालूम गरीबी क्या होती है। छोटे छोटे बच्चे मां बाप का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो अहंकार है और जो लोग गरीबों को अपनी जेब में मानते हैं, तब तक गरीबों का भला होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं गरीबों से खास कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज तक आपको शोषण किया है, उन सबको उखाड़ करके फेंक देने की सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी बड़ी पीड़ा व्यक्त करते थे कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाजपा वाले चोर है। अब पता नहीं वो क्या कुछ भी बोलते हैं भाई। जो बोलते हैं उसको अगर इकट्ठा करके कहीं पर छाप दिया जाए तो हम हैरान हो जाएंगे कि इनके ये संस्कार है क्या, ये इनकी भाषा है क्या। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं ना हम चोर हैं, आपका आरोप हमें मंजूर है। हां, हम चोर हैं, हमने चोरी की है और हमने कांग्रेस की नींद चुराई है। नींद, कांग्रेस का चैन चुरा लिया है। अब हम कांग्रेस को आजादी के बाद देश को लूटने वालों को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। ये फैसला करके हम मैदान में आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे
जरा यहां बड़ी आयु के लोग हैं वो बताएं, आप जिन मुसीबतों से गुजारा करते हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? आपके बच्चों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? आपके बच्चों को बेरोजगार रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? आपके बच्चों को गांव गरीब छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो? भाइयों बहनों, बेरोजगारी, मुझे यहां से 2 दिन पहले किसी मुस्लिम सज्जन ने चिट्ठी भेजी है। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप बनारस आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक मुसीबत का जिक्र कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बस्ती में रहता हूं और हमारे यहां छोटे मोटे पावरलूम के साड़ी के कारखाने लगे हुए हैं। बोले रात रात चलते हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी है, उसका कोई रास्ता निकालिए। उसने बेचारे ने अपनी वेदना प्रकट की। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, एक बनारस की साड़ी, मित्रों, ये बनारस की साड़ी सिर्फ महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए है, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की आर्थिक लाज बचाने की ताकत भी बनारस की साड़ी में है। इतना बड़ा उद्योग, इतने लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला उद्योग बर्बाद करके रख दिया। जिस मित्र ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, वो शायद यहां आए हो या टीवी पर मेरा भाषण सुन रहे हो। मित्रों, इसका उपाय है। एक समय था, देखिए, हमारा सूरत का और काशी का नाता बहुत जुड़ा हुआ है। एक कहावत है, काशी का मरण और सूरत का जमण, यानी सूरत का भोजन और काशी का मरण, इन दोनों का महत्व ऐसा कहावत चलती है। सूरत में भी पावरलूम का बहुत बड़ा काम है, काशी में भी पावरलूम का काम है। एक जमाना था, सूरत में कभी आपको शाम के समय निकलो या अर्ली मॉर्निंग निकलो तो आपको ये पावरलूम की आवाज, आपके स्कूटर से पावरलूम की आवाज ज्यादा रहती थी। भाइयों बहनों, 10 साल के भीतर भीतर हमने एक अभियान चलाया। सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से आर्थिक मदद की व्यवस्था की और पूरे पावरलूम सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया और शहर के बाहर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए। भाइयों बहनों, बिल्कुल आवाज न करने वाली मशीनें बाजार में आ चुकी है। सरकार ने मदद की, बैंकों से सहायता दिलाई और आज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की क्वांटिटी और शांति का जीवन हम सूरत में मुहैया करा सके हैं। भाइयों बहनों, ये काम बनारस में भी हो सकता है। जो लोग मुझे पूछते हैं मोदी विजन क्या है, ये है हकीकत, है हकीकत। जाकर के जरा देख के आओ। भाइयों बहनों, अगर नेक इरादा हो, और मैं मानता हूं बनारस के साड़ी उद्योग को अगर अपग्रेड किया गया होता, आधुनिक रूप से उसका महत्व बढ़ाया गया होता, तो आज हिंदुस्तान में अकेले बनारस की साड़ी के नाम पर लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता, उनको जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वो चाइना से यान तो इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बनारस में साड़ी बनाने वाले की आजीविका का क्या होगा, उसकी उनको परवाह नहीं होती है। इनकी नीतियां ऐसी हैं, इसके कारण मुसीबत आती है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान, ये पूर्वांचल पूरा, शायद पूर्वांचल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसका कोई न कोई नौजवान मेरे गुजरात में न रहता हो।
आप बताइए दोस्तों, अपना गांव छोड़ करके, मां बाप छोड़ करके, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके उसको गुजरात में जाने की नौबत क्यों आई? अगर ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो उसको अपना घर न छोड़ना पड़ता, गांव न छोड़ना पड़ता, खेत खलिहान न छोड़ने पड़ते, यार दोस्त न छोड़ने पड़ते, बूढ़े मां बाप न छोड़ने पड़ते। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए? आप मुझे बताइए मित्रों, सरकार में कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है? यही आता है ना कि यार किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए सबसे पहले आप सिफारिश खोजते हो कि नहीं खोजते हो? जरा जवाब दो दोस्तों। बिना सिफारिश को नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? बिना खर्चा किए नौकरी मिलने की गारंटी है? ये बेईमानी का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे पास उपाय है। जो लोग विजन पूछ रहे हैं वो कांग्रेस के रक्षकों को मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, एक बार हमें गुजरात में 13,000 टीचरों को रिक्रूट करना था। अब टीचर को रिक्रूट करना हो तो 1 लाख 2 लाख एप्लीकेशन आना तो बहुत सामान्य हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने एडवर्टाइजमेंट दिया और सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और कंप्यूटर को पूछा, इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले लड़के कौन है, ढूंढ के निकालो। कंप्यूटर ने पहले 13,000 नाम निकाल दिए। हमने उनको इंटरव्यू नहीं लिया, बुलाया नहीं, कुछ नहीं, ऑर्डर दे दिया। गरीब विधवा मां के घर बेटे का पास ऑर्डर आ गया, नौकरी लग गई। सिफारिश होती है कहां? इंटरव्यू में। भाइयों बहनों, मेरिट के आधार पर अगर निर्णय हो और ये इंटरव्यू का झमेला खत्म कर दिया जाए तो ये भ्रष्टाचार, ये सिफारिश, ये सारा खेल बंद हो जाएगा और जो हकदार है उसको काम मिल जाएगा। मैंने गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट करके देखा है, हमें सफलता मिली है। कोई उस पर उंगली नहीं उठाता है, कहता है हां भाई ये रास्ता है। और मैं मानता हूं हर कोई नौजवान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सर्टिफिकेट के भरोसे वो जी नहीं सकता, वो सिफारिश खोजता रहता है, सिफारिश खोजता रहता है। भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी
नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई है। भाइयों बहनों, लोग कांग्रेस की सरकारों को हटाने में लगे हैं और भाजपा की सरकारों को दोबारा बिठाने में लगे हुए हैं। ये इसका सबूत है कि हमने जनता की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूं। मैं जो जन सैलाब देख रहा हूं, इससे मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, देश को दिल्ली की सरकार को उखाड़ के फेंकने की बड़ी उतावल है। देश की जनता अब एक पल भी दिल्ली की सरकार को सहने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आओ हम संकल्प करें, भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही गरीबी से मुक्त भारत की गारंटी है। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही बेरोजगारी से मुक्त भारत की गारंटी है। गरीबी से मुक्ति के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, भुखमरी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की मुक्त से भारत को मुक्त कराना, इसी सपने को लेकर के आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। सभी लोग आराम से निकलेंगे। इधर भी बैरिकेडिंग ये वाला जो है धीरे धीरे खोलकर, और आराम से निकलना है, धीरे धीरे।